बच्चों कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन, ये रोटेशनल का सबसे बड़ा पार्ट है और नीट में या किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं इसी पार्ट से आते हैं और हम लोगों ने इसकी तैयारी कर रखे, हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ लिया, उसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो बहुत क्विकली रिवाइज करा देता हूं मैं क्या पढ़ाया था। मैंने शायद ऐसे पढ़ाया था बच्चों कि अगर ये बॉडी ट्रांसलेट भी कर रहा है सपोज वी नॉट वेलोसिटी से और सेंटर ऑफ मास के बाद रोटेट भी कर रहा है, सो किसी भी पॉइंट का अगर हम वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखें तो कहेंगे कि ये दो वेलोसिटी का समेशन है। एक वेलोसिटी जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है वो सबके पास है, रेड कलर से लिखा, इसके पास भी वी नॉट है, इसके पास भी वी नॉट है ना। अब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ये रोटेट कर रहा है, सो रोटेशन के कारण भी एक और वेलोसिटी होगा जिसके पास दो वेलोसिटी बच्चों। रोटेशन के कारण इस पॉइंट का इधर ओमेगा आर सीधा डायरेक्शन, ये एकदम 100% समझ में आना चाहिए, तीसरी बार पढ़ा रहा हूं, इसका इधर ओमेगा इंटू आर और इस पॉइंट का इधर ओमेगा इंटू आर, इस पॉइंट का इस डायरेक्शन में ओमेगा इंटू आर। अगर सपोज इस पॉइंट का नेट वेलोसिटी पूछा जाए तो ये वी नॉट और ये ओमेगा आर, इसका रिजल्टेंट इधर होगा। आई होप कि ये समझ में आ गया बच्चों, इससे मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट कंसेप्ट इज प्योर रोलिंग। और आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो कोई क्लास मिस नहीं करेगा, छोड़ेगा बीच में नहीं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट इज प्योर रोलिंग। कोई भी बॉडी कहिए कि ये प्योर रोलिंग कर रहा है, इसका मतलब जहां पे भी सरफेस कांटेक्ट में है वहां पे स्लिपिंग नहीं हो रहा है, देयर इज नो स्लिपिंग। ठीक है, ओके, से इसका मतलब क्या हुआ तो अभी समझा रहा हूं यहाँ पे, एकदम ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ही सिंपल सा है। ये स्फीयर है या डिस्क है, इसका वेलोसिटी वी नॉट, इसका एंगुलर वेलोसिटी इधर ओमेगा नॉट। बच्चों ये सरफेस कहाँ कांटेक्ट में है, ये ग्राउंड का सरफेस और एक स्फीयर का पॉइंट जो टच कर रहा है। अब इसके दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है, इसका मतलब दोनों का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सेम है। इसका वेलोसिटी तो जीरो है, तो इसका भी वेलोसिटी क्या होना चाहिए, जीरो। इज इट क्लियर? ग्राउंड के इस पॉइंट का वेलोसिटी जीरो और ये स्लिप नहीं कर रहा है ये पॉइंट, तो इसका भी वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, बट वेलोसिटी है कितना, वी नॉट इधर और ओमेगा आर इधर। सो नेट वेलोसिटी हो जाएगा वी नॉट इधर ओमेगा आर इधर, जीरो होने के लिए इतना, या ऐसे लिख लेता हूं, वी नॉट माइनस ओमेगा आर वेलोसिटी हो गया, दैट शुड बी जीरो। वाई जीरो, ग्राउंड के इस पॉइंट का वेलोसिटी जीरो है। सो एमबी बैच समझ में आया क्या? एमबी बैच अथर्व गांगुर्डे अथर्व, इज इट क्लियर? वी नॉट इक्वल टू ओमेगा आर कैसे आया?
बच्चों ये कह दिया कि दिस स्फीयर इज डूइंग प्योर रोलिंग ओवर द प्लैंक, प्लैंक इज मूविंग विद वेलोसिटी v1, प्योर रोलिंग कर रहा है। What is the relation between v naught omega v1? ओके सर, सिंपल सा है। इस स्फीयर का देखते हैं कितना वेलोसिटी है, v नॉट इधर है और ओमेगा आर इधर है, और प्लैंक का इस पॉइंट का वेलोसिटी देखें तो इधर है तुम्हारा v1। दोनों का वेलोसिटी इक्वल होना चाहिए बच्चों, तो क्या लिखेंगे, v नॉट माइनस ओमेगा आर इस डायरेक्शन वेलोसिटी हो गया, दिस शुड बी इक्वल टू v1, जीरो नहीं। बच्चों ये 100% क्लियर क्या? बच्चों एक और सवाल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्या रिलेशन होगा इसमें बच्चों? ओमेगा का डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया, क्या रिलेशन होगा? सो यू विल से दैट कि इस पॉइंट का वेलोसिटी v1, इस पॉइंट का वेलोसिटी v नॉट, और ओमेगा आर भी देखो इसी डायरेक्शन में है। So can you write v1 is equal to v naught plus omega r? एक दो बच्चों ने आंसर किया है, बहुत बढ़िया। प्रिया पाटिल करेक्ट, सलोनी इनकरेक्ट हो गया तुम्हारा, अब करेक्ट है। चलो ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। दो प्लैंक है बच्चों, इसका v नॉट दिया इधर, ओमेगा ऐसे मान लिया, इस प्लैंक का वेलोसिटी v2, इस प्लैंक का v1। अगर इस पॉइंट पे लिखोगे तो क्या कंडीशन लिखोगे, देख लो यहाँ पे, प्लैंक का इस डायरेक्शन में v2 और डिस्क का ये पॉइंट जो कांटेक्ट में उसका वेलोसिटी 2 है, एक ओमेगा आर इधर और एक v नॉट इधर। सो इस डायरेक्शन में हो जाएगा ओमेगा आर माइनस v नॉट, प्लैंक के पॉइंट के वेलोसिटी के इक्वल होगा। सो ये इक्वेशन सबको समझ में आ गया, ये अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था। एंड देन आई सेड इफ v1 एंड v2 इज गिवन, हाउ टू फाइंड ओमेगा, दोनों को ऐड कर दो, ओमेगा निकल जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो एक दूसरे में तो v नॉट निकल जाएगा। फोन चार्जर लगाओ। चलो तो आगे बढ़ते हैं। बच्चों बात है डायनामिक्स पार्ट। डायनामिक्स में एक्सीलरेशन निकालना है, अल्फा निकालना है ना, ये सारे पार्ट्स निकालने हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब ये मोशंस ना सेंटर ऑफ मास भी एक्सलेट कर रहा है और बॉडी कैसे रोटेट कर रहा है वो अगर देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास से बैठ के देखते हैं कि बॉडी का मोशन कैसा है। देखिए सेंटर ऑफ मास क्या होगा बच्चों, एक्सलेटेड फ्रेम होगा,
ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, जो कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशंस में सबसे पहले तो मुझे चाहिए एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा निकल जाएगा, ये नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय मास हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से। अब मुझे चाहिए रोटेशन इन COM फ्रेम। बट ये फ्रेम क्या है बच्चों, एक्सिलरेटेड, दैट मीन्स नॉन इनर्शियल। बच्चों जब नॉन इनर्शियल है तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू अप्लाई सूडो फोर्स। यहां तक समझ में आया। तो जब हम प्योर रोटेशन अगर पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, तो सेंटर ऑफ मास का फ्रेम एक्सलेटेड है, हमें एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब जब हम टॉर्क लिख रहे हैं बॉडी पे, तो सारे रियल फोर्सेस का टॉर्क प्लस सूडो फोर्स का टॉर्क। लेकिन अच्छी बात क्या वो सुनना है, ये सिर्फ बता रहा हूं, कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं सर क्या बोल रहे हैं। बच्चों सूडो फोर्स इधर लगेगा और सूडो फोर्स का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर हम बैठ रहे हैं तो अब सूडो फोर्स को नहीं भी ध्यान दिया तो भी चलेगा, बिकॉज मुझे पता है कि उसका टॉर्क 0 है। सो इन राइटिंग टॉर्क in center of mass frame, we need to consider only real forces, we don't need to consider pseudo force। लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे करते हैं ना, मैं इसके फ्रेम में स्टडी करता हूं, बॉडी में किसी दूसरे पॉइंट पे अदर देन सेंटर ऑफ मास में बैठते हैं। बच्चों ये एडवांस लेवल का कंसेप्ट है। तो अगर वहां पे बैठेंगे तो हमें सूडो फोर्स का टॉर्क कंसीडर करना पड़ेगा, बिकॉज वो पॉइंट एक्सलेटेड होगा। क्योंकि ये पॉइंट अगर एक्सलेटेड है और इसके फ्रेम में बैठकर डिस्कस करेंगे तो सूडो फोर्स लेना पड़ेगा, बिकॉज उस केस में सूडो फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगेगा और इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास का सूडो फोर्स का टॉर्क हो जाएगा। तो सेफर साइड क्या रहेगा बच्चों, सेफर साइड ये होगा कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में कि जब भी हम टॉर्क लिखें तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखें, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा, आई भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मोस्ट प्रेफरेबली सेंटर ऑफ मास फ्रेम में स्टडी करेंगे। तो बच्चों मैंने ये 5 मिनट ये भाषण दे दिया कि व्हाई वी विल प्रीफर टू स्टडी रोटेशनल मोशन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। हालांकि मुझे पता है कि ये बहुत बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, बट जब प्रॉब्लम फेस करोगे तो याद आएगा सर ने ऐसा कुछ कहा था। चलो बच्चों तो आगे बढ़े। Now we have to apply pseudo force torque of zero about COM। अब बच्चों हम लोग डायनेमिक्स पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी तो होगा ही, सारे पॉइंट का एक्सेलेरेशन भी होगा। तो प्योर रोलिंग के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कांटेक्ट पॉइंट्स तो 0 होगा ही होगा,
relative accretion along tangential direction ठीक है। तो कहोगे अगर हम लोग फोर्स इधर लगाए, सपोज इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन ए हो गया बच्चों, इसमें एंगुलर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हुआ अल्फा, तो इस कांटेक्ट पॉइंट के पास अभी दो एक्सेलेरेशन है, एक इधर ए और एक इधर रोटेशन के कारण अल्फा आर। और अगर ये ग्राउंड का पॉइंट रेस्ट में है तो ए माइनस अल्फा आर दैट शुड बी इक्वल टू 0। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? सो क्या रिलेशन हो जाएगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में, ए इज इक्वल टू अल्फा। बहुत फेमस रिलेशन, कुछ बच्चे बिना दिमाग लगाए हुए भी लगाते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं। मुझे निकालना कि अगर हम सेंटर ऑफ मास पे फोर्स एफ लगाए, यहाँ पे म्यू सफिशिएंट है कि प्योर रोलिंग हो रहा है। ऑप्शन ऑफ फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू अलाउ प्योर रोलिंग। तो इसका एफबीडी फिर से मैं बना दे रहा हूं। सेंटर ऑफ मास पे हमने एक फोर्स लगाया बच्चों, क्या लग रहा है यहाँ फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा? कैन यू टेल मी अबाउट डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स? तो मैंने बहुत प्यार से समझाया था फ्रिक्शन में कि अगर डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स निकालना है तो क्या कर लो, इसको मान लो स्मूथ सरफेस एंड सी द रिलेटिव मोशन। तो अगर इसको स्मूथ मान लिया बच्चों तो इस पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है एफ, तो ये आगे जाएगा, द होल बॉडी विल एक्सीलरेट ओनली, बट एक्चुअली रफ है तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि ये पॉइंट इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा स्मॉलर। नाउ अब मान लेते हैं इसका एक्सेलेरेशन ए और एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा। तो पहले ट्रांसलेशन मोशंस के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? फॉर ट्रांसलेशनल एफ इधर, स्मॉल एफ पीछे, दैट इज इक्वल टू एम इंटू ए। दिस इज इक्वेशन 1। पूरे मैकेनिक्स में तो यही लिखते आ रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ही तो चल रहा है। सोचा फिजिक्स कितना आसान है। दूसरा टॉर्क लिखते हैं बच्चों, किसके अबाउट टॉर्क लेंगे? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। किसका टॉर्क? एफ का 0, स्मॉल एफ का होगा स्मॉल एफ इंटू आर, इधर ऐसे रोटेट कर रहा है, अल्फा इधर होगा, आई अल्फा। बॉडी कोई भी ले लेते हैं, अभी कुछ नहीं माना है मैंने, आई रहने देते हैं। अब देखना प्योर रोलिंग हो रहा है, इसलिए ए इज इक्वल टू अल्फा है बच्चों। हम ए निकालना है तो अल्फा को रिप्लेस कर देते हैं। अल्फा को क्या पुट करते हैं? ए अपॉन आर, और ये आर भी नीचे आ जाएगा और दोनों को ऐड कर दिया बच्चों, क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए। बच्चों यहां तक समझ में आया?
आई होप कि यहां तक समझ में आ गया होगा, एक्सप्रेशन निकल गया इसका। एकदम प्यार से लिखना, बेसिक सवाल है। मैं बात करूं कि इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, तो ए का वैल्यू इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो। मैं इसमें पुट कर देता हूं, F इज इक्वल टू आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए, F डिवाइड बाई है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, F आई बाई आर स्क्वायर ना कॉमन ले लोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, और इसे कॉमन कैंसिल है, यू कैन राइट लाइक दिस, समझ में आई ये बात? जितना मैं लिख रहा हूं इतना तुम भी नोटबुक पे लिख लो। इसको ऐसे लिखना आता होगा तुम्हें, फॉर प्योर रोलिंग फ्रिक्शन इतना चाहिए, लेकिन मुझे पता है अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे म्यू है बच्चों, तो फ्रिक्शन F must be less than equal to mu g, sorry mu mg, that means F इतना है, that means capital F upon mr square upon I plus 1 must be less than equal to mu mg। कहने का मतलब F मैक्सिमम इस पे कितना लगा सकते हैं, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है तो F मैक्सिमम लगा सकते हैं बच्चों म्यू mg इंटू mr स्क्वायर अपॉन I प्लस 1, इतना मैक्सिमम फोर्स हम लगा सकते हैं बस। इससे अगर ज्यादा लगा दिए बच्चों, फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं होगा कि प्योर रोलिंग ये करने दे, देन इट विल रोल विथ स्लिपिंग। ये बच्चों मैंने धीरे धीरे बताया है, इसको अच्छे से लिख लो, दोबारा देखोगे यू विल गेट मेनी मोर कंसेप्ट इन दिस, दूसरी बार देखोगे तो तुम्हें और कंसेप्ट क्लियर होगा। बच्चों अब एक थोड़ा सा टफ सवाल ही है नीट के लिए, अगर ये सिलेंडर दे दिया, का एक सॉलिड सिलेंडर है, मास 2 kg है, सेंटर पे हमने एक फोर्स F लगाया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, पूछा जाए कितना मैक्सिमम फोर्स हम अप्लाई करें सो दैट ये रोल करे विदाउट स्लिपिंग। What is the find the maximum force F that could be applied so that it rolls without slipping? अब देखो, हालांकि ये पूरा तुम्हें करने आएगा, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ ये कि मैक्सिमम फोर्स कितना था, म्यू mg mr स्क्वायर अपॉन I प्लस 1, म्यू दिया हुआ है 0.5, m दिया हुआ है 2 kg, g दिया हुआ है 10, mr स्क्वायर अपॉन I कितना होगा बच्चों? 2/5 mr कितना? I mr स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 और प्लस 1 3 कर दूं, व्हाट इज द आंसर? 30 न्यूटन मेरा आ रहा है, तुम लोगों को आ रहा है क्या?
बच्चों नेक्स्ट सवाल जो ले रहा हूं, फोर्स टॉप मोस्ट पोजिशन पे लगाया, म्यू सफिशिएंट है टू अलाउ प्योर रोलिंग। मैं बात कर रहा था कि what will be the direction of friction force here, whether it will be in forward direction or backward direction। यहाँ पे at this point we are sure कि ये friction जो लगेगा वो पीछे लगेगा। कैसे श्योर थे? बिकॉज जब हम फोर्स लगा रहे हैं इधर and assume that this is the frictionless, so in this case there will be only translational motion because force is at center of mass, there is no torque, so सिर्फ ट्रांसलेट करेगा, so इस पॉइंट का वेलोसिटी सिर्फ इधर होगा। अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन इस पॉइंट को नहीं जाने देना चाहेगा, so friction will act in this direction। but what about here? यहाँ पे इस पॉइंट का बच्चों दो वेलोसिटी एक्सेशन होगा, वन बिकॉज ऑफ द एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फोर्स इधर लग रहा है, इधर होगा एसीएम, और ये फोर्स सेंटर के बाद टॉर्क भी प्रोड्यूस कर रहा है, सो इट विल प्रोड्यूस अल्फा 2। सो इस पॉइंट का एक एक्सेशन इधर भी होगा, अल्फा इंटू आर। नाउ अब इसमें कौन सा बड़ा है? इफ अभी मान लेते हैं फ्रिक्शनलेस है बच्चों, फ्रिक्शनलेस मान लेते हैं। वी आर डिस्कसिंग हाउ टू डिसाइड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, तो उसके लिए कर रहा हूं। तो ये फ्रिक्शनलेस ले लिया, सिर्फ एक फोर्स एफ लग रहा है, तो इस एफ के कारण एसीएम निकाल लेंगे और अल्फा निकाल लेंगे। बच्चों अगर एसीएम ग्रेटर है, इफ एसीएम इज ग्रेटर देन अल्फा, दैट मींस ये बड़ा है इससे, तो इसका नेट एक्सेशन आगे हो जाएगा। सो फ्रिक्शन किधर लगेगा? बच्चों ये क्लियर क्या? लेकिन अगर मैं बात करूं इफ एसीएम इज लेस देन अल्फा, बच्चों ये अल्फा बड़ा हो गया, तो इस पॉइंट का नेट एक्सेशन का टेंडेंसी किधर है? नेट एक्सेशन किधर है? इधर। तो अगर यहाँ फ्रिक्शन रहेगा तो ये इधर नहीं जाने देना चाहेगा, सो फ्रिक्शन विल एक्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और बच्चों अगर एसीएम और अल्फा इक्वल है तो क्या होगा बच्चों? देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन। चलो मैंने क्या किया, यहीं पे मैं पढ़ा ही दिया कि हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। इसको लिख लो बच्चों। कैसे लिखोगे? ये सवाल लिखा और लिखो हेडिंग टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। बच्चों एमए वाले बच्चे भी लिख लेना है, बिकॉज भूल गए होगे तुम लोग। क्या लिखोगे? टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। सबसे पहला स्टेप क्या बताया था? ये फ्रिक्शन में ही बताया था, ब्रह्मास्त्र। क्या था? एज्यूम सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। दूसरा
सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। मान लिया। अब जो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहा है उसके कारण क्या निकालना है, एसीएम निकालना है। फाइंड एसीएम और फाइंड अल्फा। ठीक है ना, निकाल लिया। तीसरा सी रिलेटिव स्लिपिंग एट कॉन्टैक्ट पॉइंट, मतलब ये डिसाइड करना है। अब ये वाला, इसके बाद इस पॉइंट के बाद ये लिख लो, सी रिलेटिव स्लिपिंग एंड कॉन्टैक्ट पॉइंट एंड डिसाइड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा तुम लोग रेस्पॉन्स दो कि क्या ये कुछ कुछ समझ में आया या कुछ नहीं समझ में आया। किससे पूछे, अथर्व, पारिक? आया सर। ठीक है, एक और बच्चे से पूछ लेते हैं, देव की? यस सर, आया समझ में। अब एक सवाल करवाते हैं, शौनक कुलकर्णी। यस सर। फर्स्ट लेक्चर है ना मेरा? हाँ सर। तो शौनक, अभी 12th का सिलेबस ये नहीं चलेगी, 11th का सिलेबस चल रहा है। रोटेशन हम लोग रिवाइज करवा रहे हैं, रोटेशन टफ होता है। हाँ सर। यस सर, डेफिनेटली। चलो, so बच्चों हमने 3 पॉइंट्स लिखे टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। पहला एज्यूम कर लिया कि फ्रिक्शनलेस है, मतलब फ्रिक्शन लग ही नहीं है, तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वही लिखेंगे। क्या करना है, एसीएम निकालना है। अब इसी सवाल में एसीएम कैसे निकालोगे बच्चों, एक ही फोर्स है एफ डिवाइड बाय मास एम, ये हो गया एसीएम। दूसरा कहा कि अल्फा निकालना है, निकाल लो अल्फा। अल्फा निकालोगे बच्चों, इसका टॉर्क लग रहा है एफ इंटू आर, दैट इज इक्वल टू आई अल्फा। अब मैं मान लेता हूं कि सपोज ये लेट्स क्या मान लूं, चलो सॉलिड सिलेंडर ही मान लेता हूं, सॉलिड सिलेंडर मान लिया। तो उस केस में आई हो जाएगा बच्चों एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। तो यहां से अल्फा आ जाएगा 2 एफ अपॉन एम आर, दैट मीन्स अल्फा आर क्या हो जाएगा 2f बाई एम। अब क्या बताए बच्चों, देखो एसीएम और अल्फा आर में कंपेयर करना है। इसका इस डायरेक्शन में है एफ बाई एम एक्सलेशन, इस पॉइंट का, कॉन्टैक्ट पॉइंट का। रोटेशन के कारण इसका अल्फा आर इस डायरेक्शन में है बच्चों। चूंकि ये और ये डायरेक्शन अपोजिट है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कौन बड़ा है। तो अभी मैं क्या देख रहा हूं, अल्फा आर 2f बाई एम है और एसीएम f बाई एम है। दैट मीन्स कौन सा सेटिस्फाइड हो रहा है बच्चों, अल्फा आर बड़ा है, ये वाला सेटिस्फाइड हो रहा है। सो फ्रिक्शन किधर लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हमने अभी प्रूफ किया, फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। कोई कुछ पूछना चाह रहा था, पूछ लो। नो डाउट। क्या मैं फास्ट बोल दिया क्या बच्चों की, कैसे निकाला? तो एक दो सवाल और करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इस पे और सवाल लेंगे, बट अभी हम ओरिजिनल सवाल पे आ जाते हैं। अगर तूने क्या डायरेक्शन निकालना जरूरी है क्या इस सवाल में ए निकालने के लिए, तो मैं कहूंगा कि नहीं।
तो हमारा ओरिजिनल सवाल ये था, बच्चों हमने फोर्स इधर लगाया F, और सलोनी ने बताया कि सर आप ना फ्रिक्शन पीछे ले लो, चूंकि हमें अभी नहीं पता था बिफोर फाइंडिंग द वैल्यू, और ऐसे भी मैंने अभी इसका बताया नहीं कि कौन सा बॉडी है, तो मान लेते हैं हम पीछे एज्यूम कर सकते हैं। तो क्या इससे आंसर गलत आ जाएगा? लेट्स सी। नहीं आएगा। बच्चों अभी हम लोग मानते हैं कि सपोज इसका एक्सेलेरेशन a है और इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा है। क्या इक्वेशन लिखूंगा इसके लिए? f प्लस या माइनस ट्रांसलेशन मोशन के लिए, अकॉर्डिंग टू दिस रोटेशन के लिए जो f का टॉर्क और स्मॉल f का टॉर्क दर्शिता जाए सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। कैपिटल F का टॉर्क और स्मॉल f का टॉर्क अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम इज इट इन सेम और अपोजिट? जानवी, बच्चों तुम लोग इंटरेक्ट करते हो तभी मजा आता है पढ़ाने में। देखो F का टॉर्क कैपिटल F का इधर R क्रॉस F, थंब का डायरेक्शन देखो, स्मॉल f का R क्रॉस F थंब का डायरेक्शन इनटू द प्लेन, बच्चों सेम डायरेक्शन में गाड़ी दी है। मानसी, बाकी बच्चे सब सही बताए थे, 10-12 आ गए ये, तब तक 3-4 एग्जिट भी हो गए। बच्चों नेट टॉर्क क्या हो गया? दैट इज इक्वल टू I इंटू अल्फा, इस केस में कैपिटल F प्लस स्मॉल f, R को इधर लेके चले गए, दिया हुआ है प्योर रोलिंग, सो अल्फा को A बाई R, इधर का R आ गया, इस ऐसे लिख दिया। मुझे तो बच्चों स्मॉल a चाहिए, क्या करूं? स्मॉल f को हटा दूं क्या? सो ऐड कर दो, m प्लस I बाई R स्क्वायर इंटू A, so A comes out as बच्चों मैं यहाँ पे एक जनरल केस में निकाल लिया। देखना मैंने अगर ऐसे गया और ए निकल गया और यहां से भी डायरेक्टली मैं फ्रिक्शन का डायरेक्शन बता सकता हूं। लेट्स सी बच्चों, अगर मैं बात करूं कि ये सॉलिड सिलेंडर, ए कितना होगा? ए कितना होगा? जल्दी से बताओ बच्चों, क्या होगा? आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, 1/2, 1 plus 1/2, 3/2. Is it 4f by m? 4f by 3m. बच्चों क्लियर?
कोई ये बताएगा ये क्या लिख रहा हूं, ये सॉलिड सिलेंडर अगर लिखा है तो ये क्या लिखा है, एसएस का मतलब क्या लिखना चाह रहा हूं मैं, सॉलिड स्फीयर। Solid sphere. सॉलिड स्फीयर। देखो तुम लोग इतना ब्रिलियंट बच्ची हो, सॉलिड स्फीयर। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिख रहे हो सॉलिड स्फीयर के लिए, आई 2/5 एम स्क्वायर, 2/5 तो हो जाएगा 10f/7m, एम आई राइट। ये अब समझ में आ गया शायद, हॉलो स्फीयर में लिखना चाह रहा हूं। अगर हॉलो स्फीयर है तो आई कितना है बच्चों, देखो रिवाइज करवा रहा हूं, 2/3 लिखोगे तो ये ऊपर जाएगा 6f/m, 6f/5m इनफैक्ट है ना, 3 और 2/3, 3 और 2 5। और अगर ये हॉलो सिलेंडर ले लिया बच्चों, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर नहीं, हाईकोर्ट अगर चले गए है ना, सो हॉलो सिलेंडर में ये कितना हो जाएगा, आई एम आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये डेटा से हम क्या क्या बता सकते हैं, क्या डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में कुछ बता सकते हैं इस डेटा से, इस पर्टिकुलर केस के लिए। बच्चों ये होता है समझदारी, ये होता है पढ़ाना, टीचर्स के पढ़ाने का फायदा, कैसे एनालाइज करते हैं सॉल्यूशंस तो हर जगह लिखा तो मिल जाएगा। बच्चों देखो यहाँ पे अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ACM कितना होता है बच्चों, F/m, देखिए फोर्स। लेकिन अगर फ्रिक्शन है तो देखो क्या आ रहा है, प्योर रोलिंग हुआ है तो 4f/3m, दैट मींस दिस इज मोर देन f/m, मोर देन f/m, मतलब जितना एक्सेशन ये प्रोड्यूस कर रहा है उससे ज्यादा एक्सेशन हो रहा है। इसका मतलब फ्रिक्शन तुम्हें हेल्प करने के लिए या अपोज करने के लिए, हेल्प करने के लिए। फ्रिक्शन किधर लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन लगेगा, जिधर तू फोर्स लगा रहा है। देखो ये डेटा से भी हम ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये भी देखो f/m से बड़ा है, मोर 10/7 मोर देन 1 है, मतलब इस केस में भी फ्रिक्शन किधर लगेगा, इसमें भी फॉरवर्ड, इसमें भी फॉरवर्ड, इसमें भी, ये भी f से ग्रेटर है, इसमें भी फॉरवर्ड, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा f, नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन, इसमें क्या हो जाएगा f, 0 हो जाएगा बच्चों। और अगर किसी केस में f जो होता है f/m से कम होता तो कहते हैं फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, तभी तो f/m होना चाहिए था, f/m से कम है तो फ्रिक्शन पीछे होता है ना। तो बच्चों अगर कभी कोई सवाल ऐसे आए अभी देखो एक बार में हमने सॉलिड स्फीयर होलो स्फीयर सबके लिए निकाल लिया। बच्चों जेई एडवांस में भी पढ़ाता हूं तो बच्चे गड़बड़ करते हैं, ऐसे सवाल होता है, लेकिन तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो। बस सिंपल सा अगर कोई सवाल पूछ दे, कोई भी बॉडी है, अगर हमने फोर्स इधर लगाया बच्चों और कोई पूछे कि बताओ फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, क्या हमें दिक्कत होगा ये निकालने में, जल्दी से बताओ, कॉन्फिडेंट आंसर आना चाहिए। सो बच्चों मैंने बहुत छोटा सा सवाल पूछा तुम लोगों से कि इन दिस पर्टिकुलर केस डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स पूछे तो क्या हमें ये जानना जरूरी है कि ये कौन सा बॉडी है। अगर नहीं सर, मैंने अगर इसको मान लिया फ्रिक्शनलेस, इस पॉइंट का एक्सेशन इधर होगा एक, बिकॉज ऑफ द ट्रांसलेशनल मोशन ACM, और ये टॉर्क भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, इधर रोटेट करने का, अल्फा भी इधर होगा। सो व्हाटएवर द अल्फा भी, ये रिएक्शन इधर ही होगा अल्फा का। नाउ आई एम श्योर इस पॉइंट का एक्सेशन इधर होगा, इधर जाने का टेंडेंसी है। इफ देयर इज अ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। सो
बच्चों अब एकदम क्रिस्टल क्लियर मेडिकल बैग्स, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। अगर फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगा, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। क्यों लगेगा? सिर्फ एसीएम है, ये पॉइंट का टेंडेंसी इधर ही है। अगर फोर्स नीचे लगा F2, या तो ये या तो ये सेंटर ऑफ मास से नीचे लगा, इसका एसीएम भी होगा, अल्फा भी इधर होगा, फ्रिक्शन इधर ही लगेगा F2। और अगर इसके ऊपर है बच्चों F3, देखते हैं कुछ बच्चे गलत कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अगर ये F3 है, व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स? 3 ऑप्शन दे रहा हूं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, डेटा इनसफिशिएंट टू फाइंड। Data insufficient to find. क्या बात है चैतन्य, तुझे तो मिठाई खिलाने का मन करा, बहुत बढ़िया, कॉन्फिडेंस आंसर दिया। पता ही नहीं है कौन सा बॉडी है, कितना हाइट पे लग रहा है ना, वो सब दिया रहेगा। देन हम क्या करेंगे, एसीएम निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे, एंड देन वी विल चेक। सो एनीवे, यहाँ के नीचे लग रहा है, हम श्योर है। इसके ऊपर जा रहा है तो हमें काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, चलो बच्चों अब 5 मिनट पढ़ेंगे और एकदम ध्यान से देखना, इसी पे सवाल रहता है, ये तो जरूर ही पढ़ लो ध्यान से। एमबी बैच एकदम अच्छे से इसको देख लेना बच्चों। इंक्लाइंड प्लेन है थीटा, म्यू सफिशिएंट है, और इसको छोड़ दिया, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। जो अभी 10 मिनट पढ़ लिया, 10 मिनट लूंगा, इसमें बहुत चीजें तुम सीखोगे, बहुत। तो ये 10 मिनट छोड़ के नहीं जाना बच्चों। एक सॉलिड एक स्फेरिकल बॉडी को इंक्लाइन प्लेन पे रख दिया, छोड़ दिया, मैंने कहा म्यू सफिशिएंट है टू अलाउ फ्लो रोलिंग। स्लिपिंग नहीं हो रहा है, मुझे निकालना है कि एसीएम क्या होगा बच्चों, व्हाट विल बी द एसीएम। और मैं किस बच्चे से पूछूं, दिशा, दिशा बताना तुम। फ्रिक्शन फोर्स क्या बता सकते हैं, ऊपर लगेगा, नीचे लगेगा, या फ्रिक्शन 0 होगा? बॉडी रेस्ट में ही रह जाएगा क्या, या मूव करेगा? बच्चों इसको मूव कराने वाला फोर्स कौन सा है? तो लेट्स सी, mg का फोर्स इधर लग रहा है। mg का फोर्स का 2 कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर। बच्चों इधर जो हो जाएगा, ये एंगल हो जाता है थीटा, तुम लोगों को बहुत पढ़ाया है। mg का along the incline जो कंपोनेंट है mg sin थीटा, ये चाहेगा कि ये बॉडी इधर एक्सलेट करे। क्या ये mg टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है? नहीं, सेंटर पे ही लग रहा है। क्या नॉर्मल यहाँ पे जो है, जो mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है, nv को टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो इसका टेंडेंसी है सिर्फ स्लाइड करने का। अगर फ्रिक्शन लेस होता तो ये इधर स्लाइड करता और एक्सलेशन होता g sin थीटा, एक ही फोर्स है mg sin थीटा। लेकिन कहा फ्रिक्शन यार मैं भी हूं, और वो इधर लगेगा, अपोज करेगा बच्चों। और प्रिया पाटिल आंसर दी, जब फ्रिक्शन अप द इंक्लाइन लगेगा। बहुत बढ़िया, अभी क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब ये फ्रिक्शन इसमें टॉर्क भी प्रोड्यूस करेगा बच्चों, अल्फा देखो इधर होगा। राइट डाउन द इक्वेशन, डाउन द इंक्लाइन, फोर्सेस किधर लिख रहा हूं, डाउन द इंक्लाइन। बच्चों यू आर कंफर्टेबल विद दिस फोर्सेस, न्यूटन्स लॉ बहुत मन से पढ़ाया है।
mg sin थीटा नीचे, f ऊपर, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, शॉर्ट में लिख दिया ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के लिए, इसके बाद टॉर्क, एन का टॉर्क 0, mg का टॉर्क 0, सिर्फ f का टॉर्क। आई अल्फा, डायरेक्टली मैं अल्फा को a बाई आर पुट कर दूं क्या? नहीं करता हूं। F इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दो, मुझे नहीं पता मैं फास्ट चल रहा हूं या स्लो, मुझे चाहिए तो लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। काजल वाफना, ये दोनों इक्वेशन समझ में आया क्या तुझे? यस सर। गुड। और तुम्हारी दोस्त कहाँ गायब हो गई? पता नहीं सर। सर मैं हूँ। मुझे पता भी नहीं तुम्हारी दोस्त यहाँ पे है। सर मैं हूँ। चलो बहुत अच्छा की क्लास अटेंड कर रहे हो। बीच में क्या हो गया था तुझे? मैं तो एग्जांपल देकर सर महक देखो कितना सिंसियर बच्ची है। सर बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, सर अभी क्लियर है। ठीक है, क्लास मिस नहीं करना, नहीं तो मैं घर पे आ जाऊंगा तो मैं डांट लगाना। बच्चों 1+2, 1+2 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? mg sin थीटा, m प्लस आई बाई आर स्क्वायर इंटू ए। और एमए बैच तुम्हारा तो रिवीजन हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, और वहां भी प्यार से पढ़ाया था, यहाँ भी दिल से पढ़ा रहा हूँ, एकदम मन से तुम लोग याद कर लो इसको। ऐसे सवाल में तो ऐसे सोचो कि बोनस मिल गया इस टाइप का, कितना आसान से सवाल पूछा, एक्सप्रेशन ही आ गया बच्चों। अगर मैं कहूं कि एक्सप्रेशन किस केस में ज्यादा होगा बच्चों, जब आई छोटा हो या बड़ा हो? आई अगर स्मॉल होगा बच्चों तो ये स्मॉल क्वांटिटी होगा, एक्सप्रेशन बड़ा होगा। और आई बड़ा होगा तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, तो ये ए छोटा हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं बच्चों, ए एक हॉलो सिलेंडर और ए सॉलिड सिलेंडर, इसका ए ज्यादा होगा? कितना होगा? जस्ट मैं कंपेरिजन पूछता हूं बच्चों। हॉलो सिलेंडर का होता है एम आर स्क्वायर, सॉलिड सिलेंडर का होता है एम आर स्क्वायर बाय 2। तो हॉलो सिलेंडर के लिए ये क्वांटिटी बड़ा, मतलब ये बड़ा, तो ये छोटा हो जाएगा। हॉलो सिलेंडर का छोटा हो जाएगा, सॉलिड सिलेंडर का बड़ा हो जाएगा। मतलब मैं कहूं ग्रेटर आई, ऐसे लिख लेता हूं, लेसर विल बी एक्सप्रेशन। बच्चों बहुत ही फेमस सवाल आता है, बहुत ही फेमस सवाल। और एमए बैच का तो कोई गलत आंसर किया तो अभी पिटाई लगेगी।
बच्चों ये 3 बॉडी है, तीनों को ना सेम लेवल से छोड़ा गया है। तीनों को सेम लेवल से छोड़ा गया है और पूछा गया विच बॉडी म्यू सफिशिएंट है। सारे बॉडी प्योर रोलिंग कर रहा है। विच बॉडी will reach bottom first, रिंग या डिस्क या सॉलिड स्फीयर, या तीनों साइमल्टेनियसली पहुंचेगा, एक ही साथ पहुंचेगा, है ना बच्चों? ये आंसर कर दिया और मैं छोड़ दूंगा आज का क्लास। चैतन्य, तेरी रात में लगता है नींद नहीं पूरी हुई है। न्यू सफिशिएंट है, प्योर रोलिंग हो रहा है। लोकेशा सिंसियर बच्ची है, लोकेशा एकदम सही आंसर बताई। शरण्या वेरी गुड, शरण्या ने सही आंसर बताई। एनीवन एल्स? अपूर्वा ने क्या लिखा है? रिंग। अपूर्वा कैसे? एमआर बैच से तो एकदम सही आंसर एक्सपेक्टेड है। अपूर्वा पहले तूने सही बताया, फिर चेंज कर ली। बच्चों पहले कौन पहुंचेगा? सबका डिस्टेंस सेम है, तो जिसका एक्सेलेरेशन ज्यादा वो पहले पहुंचेगा। एक्सेलेरेशन ज्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए? आई कम। आई सबसे कम किसका है बच्चों? रिंग का होता है एमआर स्क्वायर, है ना? इसका होता है एमआर स्क्वायर बाई 2 और इसका होता है 2/5 एमआर स्क्वायर। 2/5 का मतलब 0.4 होता है बच्चों। एमआर स्क्वायर बाई 2 का मतलब होता है 0.5 एमआर स्क्वायर। ये 1 सबसे लिस्ट किसका है? सॉलिड स्फीयर का। बच्चों सॉलिड स्फीयर का आई सबसे छोटा है। ये आई बाई एमआर स्क्वायर करोगे तो ये टर्म सबसे छोटा आएगा, ये बड़ा होगा। आंसर विल बी सॉलिड स्फीयर। क्लियर? एवरीवन कंफर्टेबल कि हाँ सर सॉलिड स्फीयर सबसे पहले पहुंचेगा? तो पहला सवाल पूछा था विच बॉडी will reach bottom first? Answer is solid sphere। क्योंकि सर कैसे? एस सब के लिए सेम है, हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। सबसे फर्स्ट मतलब टाइम सबसे कम किसका लगेगा? जिसका एक्सेलेरेशन सबसे ज्यादा है। दूसरा, which body will reach bottom with maximum linear speed? मैक्सिमम लीनियर स्पीड। क्योंकि सर ये भी तो सिंपल है, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 2as। एस तो सबका सेम है, जिसका ए ज्यादा उसका स्पीड ज्यादा। दैट मींस सॉलिड स्फीयर, इसका भी आंसर हो जाएगा। एम आई राइट? तीसरा सवाल बच्चों, सबका मास सेम ही ले रहा हूं, है ना? मास सबका सेम है।
पहले कॉन्सेप्ट बताता हूं बच्चों। जब प्योर रोलिंग कर रहा है, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, what will be the work done by friction? This will be 0. Why? we कौन एक्सप्लेन करेगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग 0 होगा। कौन एक्सप्लेन करेगा? प्रथमेश मानवे। यस सर। क्यों होगा? सर क्योंकि उसका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा ना, मतलब एफ और एफ का जो नेट फोर्स फ्रिक्शन। हाँ, कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, एक्सेलरेशन या वेलोसिटी? वेलोसिटी। हाँ वो 0 होगी ना। वेलोसिटी बोलना ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रहा है, वो पॉइंट मूव ही नहीं कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 है। तो जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहा है वो पॉइंट का वेलोसिटी 0 है, इसलिए फ्रिक्शन विल डू 0 वर्क। फ्रिक्शन लग रहा है बट उसका वर्क डन सिस्टम पे 0 है, मतलब एनर्जी का लॉस नहीं होगा। दैट मींस वी कैन अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हियर। एम आई राइट? बच्चों उसी कंसेप्ट पे बेस्ड, which body will reach bottom with maximum kinetic energy? ये काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब हुआ टोटल काइनेटिक एनर्जी। वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल, टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो आयुष यादव, तुझे भी डांट पड़ेगी। Which body will reach with the maximum kinetic energy? आयुष यादव गलत आंसर है। वेद भंडारकर, क्या होगा इसका आंसर? अपूर्वा करेक्ट आंसर। विवेक, प्रिया पाटिल करेक्ट। बच्चों ये सब इतना फेमस, इतनी बार पढ़ाया है। एमआर बैच और एमए बैच, उसको तो एकदम से सही सही आंसर बताना चाहिए। प्रथमेश रॉन्ग, भूल गए सब। यार तुम लोगों को तो पिटाई होगी। मुझे तो लगा कि सब लोग ऐसे मस्ती करोगे, हाँ सर सब तो याद है। शरण्या रॉन्ग, साक्षी रॉन्ग। मैंने हिंट भी दे दिया, विच बॉडी विल रीच विद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी। प्रथमेश गलत आंसर है। यार हिंट दिया, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। इसको काइनेटिक एनर्जी किसके कॉस्ट पे मिल रहा है? लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सब सेम पॉइंट से रिलीज किया, सेम लेवल से, तो सबका एच सेम, सबका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा mgh। एम आई राइट? सबका काइनेटिक एनर्जी mgh के बराबर होगा। ऑल विल रीच विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। भूल गए क्या तुम लोग? प्रिशा, ये याद आया तुझे? प्रिशा कह दिन, रिया, चलो लिख लो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसी चीज को मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट क्लास में, और भी चीजें करूंगा, बिकॉज ऑलरेडी टाइम हो चुका है, ज्यादा हो गया 15 मिनट।